अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो लाइम अब है इन द फॉर्म ऑफ रॉ फॉर्म, तो उसको कैसे हम केयरफुल हैंडलिंग करें ताकि हम बच सके एक्सीडेंटल चीज़ों से, जैसे कि लॉस हो सकता है या कुछ ना कुछ। इवन अगर उसमें लाइम में ऐसी चीज़ कोई हो गई एक्सीडेंटली, तो उसकी वजह से इंजरीज भी आ सकती हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्विक लाइम की। क्विक लाइम में क्या है कि अगर कभी कभार हमारे पास अब जो है उसको स्टोर करना है कहीं पे, या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम पहले ध्यान रखेंगे कि कहीं उसके साथ पानी न मिल जाए। अगर पानी मिल गया उसके साथ कहीं से भी, तो उसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन हो जाएगी। यूं ही हाइड्रेशन हो गई, हीट इवोल्यूशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से बर्न इंजरीज आ सकती हैं। और खुदा ना करे कि ऐसा हो जाए कि कहीं इस जगह पे हमने ये स्टोर किया हो कि जहाँ पे पानी का वहाँ पे वहाँ किसी तरह से पानी आ गया उस लाइन पे, तो उसकी वजह से वहाँ सीरियस नेचर में एक्सीडेंटल हो सकता है। तो इसी तरह से क्या करते थे है कर सकते हैं हम कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो लाइम है हमने ना वुडन बैरल्स में रखे होते हैं। तो अगर वुडन बैरल्स में हमने लाइम रखा हुआ है और वो कांटेक्ट कर रहा है पानी के साथ, तो वहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, हीट इवल्यूट हो जाएगी, और हमारा बैरल जो है जल जाएगा। या इवन अगर हमने स्टोर हाउस में रखा होगा या कहीं ट्रक्स में होगा या हमारी गाड़ियों में होगा, तो वहाँ पे भी हमारी गाड़ियाँ जल सकती हैं, हमारे ट्रक्स जलेंगे और हमारा स्टोर भी जल सकता है। तो इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करने के समय इन चीज़ों का ध्यान दे रखना पड़ता है। ठीक है। या तो बात और एक चीज़ कर सकते हैं, या हमारे पास फैट लाइम है, इवन दैट्स आल्सो कॉल्ड ए क्विक लाइम। तो उसमें भी हम दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि भाई डायरेक्ट एटमॉस्फेयर मॉइस्चर तो कहीं कांटेक्ट तो में तो नहीं आ रहा है। अगर मॉइस्चर की वजह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है और यहाँ से लाइम कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ से भी क्या होगा, हमारी जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइम है उसमें जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर धीरे धीरे अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको मिल रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो सेट होना स्टार्ट कर देगा वहीं पे, और फिर कन्वर्ट हो सकता है किस में, यूजलेस मटेरियल में। तो वो हार्ड भी हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है उसको, तो वो हमारे पास हार्ड मटेरियल बन जाएगा, जो कि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हमें लाइम फिर बाइंडिंग मटेरियल का काम नहीं देगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो ही हमने हमारे पास ये लाइम मिल जाता है वहाँ पे कोई लाइम, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पुटीज में कन्वर्ट कर सके, ताकि हम इसको जितनी भी जल्द से हो गई स्टोर करें या कंपैक्ट करें करें इसको। और फिर हीट कवर्ड भी कर सकते हैं इसको। हम कभी कभार क्या करते हैं, हीट कवर करने के लिए एक थिक लाइम की जो डस्ट होती है उसको उसके ऊपर बिछा देते हैं, ताकि अगर मॉइस्चर में कोई नमी हो वो इस वाली चीज़ पे नहीं अटैक करे, वो डस्ट पे ही चली जाए। ठीक है। तो इस चीज़ से हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा रहा हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में क्या है कि ये जो है ये सेफ़र होता है, ये लॉन्ग पीरियड तक हमारे लिए सेफ रहता है एज कंपेयर टू फैट लाइम। इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि जितनी हमारे पास क्या फैट लाइम में हो सकती हैं। तो इसलिए हम इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं कि हमने जो भी ये चीज़ स्टोर किया है, अगर हमारे पास वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो हम एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे स्टोर्स में जो कि इनको स्टोर, तो प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेके वो वहाँ पे काम करें। ऐसा नहीं उठ के आके लाइम की जो हमारे पास बैग्स है उठा के वहाँ रख दें। तो उनके लिए भी थोड़ा प्रॉपरली प्रिकॉशंस होने चाहिए, जिनकी वजह से उनकी लाइफ पे जान पे खतरा ना हो सकेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं लाइम जब भी है हम कैरी करेंगे उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास गॉगल्स होने चाहिए, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ
पाउडर होती है तो उसमें डस्ट भी आ सकती है, हमारे आंखों में जा सकती है, ठीक है, हमारे मुंह में चली जा सकती है, तो हमारे हाथ जो है वो इस चीज़ से ख़राब भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली हम हमारे पास गॉगल्स होती हैं या हमारे पास रेस्पिरेटर्स, रबर ग्लव्स रखते हैं हम, गम बूट्स रखते हैं, ताकि हमारी जो आंखें हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हाथ है, पाँव है, ये सही सलामत रहे, इनमें कोई इफेक्ट ना हो जाए। और प्रॉपरली अगर हमने अब किसी लाइम बैग के साथ काम कर लिया, स्टोर कर लिया एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारे ऊपर भी वो लाइम गिर सकता है। तो इसके लिए फिर बाद में जब भी हमने अपना काम ख़त्म कर लिया तो जाके हम नहाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ लाइम है ये वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, वहाँ या वहाँ पे इसके हीप और वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, या यहाँ पे इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी हो साथ में, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पे होगा साथ में तो ये क्या हो सकता है कि हाइड्रेट हो, एक्सीडेंटल फायर्स हो सकते हैं, हाइड्रेट हो सकता है वहाँ पे। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दूर रखेंगे, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स के पास नहीं रखेंगे इनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रिकॉशंस लेनी थी एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग द लाइम। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ लाइम। तो हमारा जो ये मटेरियल है तो ये कितने चीज़ों के लिए हमें यूज़ होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि ये बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हमें यूज़ होता है। सबसे पहले जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का काम है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी हम लाइम को यूज़ कर सकते हैं। अब हम पहले देखेंगे हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ जो है ये यूज़ कैसे होता है। तो हमने देखा होगा कि 19th सेंचुरी तक क्या होता था, जो हमारा ये बाइंडिंग मटेरियल लाइम है इसको यूज़ किया जाता था। अभी तक भी, इवन नाउ, आजकल भी इसको हम क्या करते हैं कि लाइम को यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जहाँ पे हमें यूज़ करना होता है वो किसी किसी जगह पे हम लाइम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको पता ही है, एज अ मोटार हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सैंड के साथ मिला सकते हैं या सुरकी के साथ मिला सकते हैं, और हम एज अ मोटार यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम एज अ प्लास्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमको प्लास्टरिंग करनी होती है तो वाइट वगैरह, वाइट वाइट प्लास्टरिंग लगा के ये कलरफुल एस्थेटिक लुक भी अच्छा देता है। तो वाइट वॉशिंग भी करते हैं इसकी हम, और वाइट वॉशिंग से क्या होता है कि बड़ी अच्छी वाइट फिनिश आ जाती है, और हमारा खर्चा भी कम होता है उसमें से। और हम कभी कभार क्या करते हैं, जो एग्रीगेट्स लाइम और जो हमारे पास एग्रीगेट लाइम और सीमेंट है उसको मिक्स करके हम एक कंक्रीट जैसा बनाते हैं। कंक्रीट जो होता है सीमेंट कंक्रीट, तो इसी तरह से हम लाइम कंक्रीट बनाते हैं, सिमिलर और प्रोपोर्शंस जिससे भी जैसे भी हमें प्रोपोर्शंस चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी है कि जो यहाँ पे नहीं है, पर कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि हमारे पास सैंड और लाइम की जो ब्रिक्स होती हैं वो हम उनको बना सकते हैं सैंड और लाइम को यूटिलाइज करके, और कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर है इस तरह की ब्रिक्स। हम दूसरी यूज़ इसकी ये है कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ भी आ जाता है, तो इसको क्या करते हैं हम कि एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो इस चीज़ से क्या हो सकता है कि हमारे जो हम मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ये एज एन क्लिंकर्स वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे आयरन और स्टील प्रोसेसिंग में काम आता है, और एलिमिनेट करता है इम्प्योरिटीज़ जो हमारे मेटल में वहाँ पे एग्जिस्टिंग होगी। तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, जिंक, लेड, निकल जो भी है उनके लिए भी वहाँ पे यूज़ होता है, और इवन सेग्रीगेट करता है इम्प्योरिटीज़, वहाँ पे सेग्रीगेट भी ये इम्प्योरिटीज़ करता है। और हमने देखा होगा वहाँ पे भी कोरोजन प्रोटेक्टर भी ये काम करता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में। तो नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये जो लाइम है ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का काम देता है,
कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ मेटलर्जिकल फर्नेसेस। तो लाइनिंग करते हैं हम किसकी? मेटलर्जिकल फर्नेसेस की। जैसे कि हमारे पास रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है? जो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल हो, ठीक है, उन चीज़ों को हीट रेजिस्टेंस मटेरियल हो तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और तीसरी यूज़ इसमें क्या है कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस भी, हमारे पास जो ग्लासेस हैं तो हम उसके ग्लासेस भी बनाते हैं। सोडा लाइम ग्लासेस होती हैं हमारे पास, इवन वो कभी कभार हम फॉर एग्जांपल बॉटल भी, मिल्क बॉटल्स होते हैं हमारे पास, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभार विंडो पैन्स के लिए भी हम कर सकते हैं। थर्ड इसका जो यूज़ है वो है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पसेस पे क्या है, कभी कभार जो हमारी प्रोडक्शन जो होती है क्रॉप भी की, चाहे फ्रूट्स की हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि लाइम का कंटेंट भी हमारे सॉइल में उस टाइम पे होना चाहिए। किसी जगह पे लाइम की कंटेंट कम होती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे लाइम को वहाँ मिक्स कर देते हैं उस सॉइल में, या ऐड कहेंगे हम, ऐड करते हैं उस पोअर सॉइल में, ताकि वो उस एनरिच कर सके उस लाइम के कंटेंट तक जो उस वहाँ पे चाहिए था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। और हम कभी कभार क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कभी कभार हमें ना रोड्स में क्या होता है कि रोड्स बनाने में क्या, सॉइल जो है उसकी प्रॉपर्टी वीक होती है, तो उस वीक होने की वजह से हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिलती है, तो हम उसको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं लाइम उस सॉइल को, जिसको कहते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइज करते हैं वहाँ पे, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहाँ पे किसी चीज़ की, चाहे रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, या कुछ भी, या उस तरह का हमें चीज़ जो बनानी है वहाँ पे हम बना सकते हैं उस स्टेबलाइजेशन से, तो उसके काम भी हमें लाइम आ जाता है। तो इसी तरह से एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम किसके दरमियान, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के दरमियान। यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कलर है, कंपोजिशन है, स्लेकिंग क्वालिटीज, सेटिंग स्ट्रेंथ, तो उनके उसी के अकॉर्डिंग हम फ्लैट लाइम की देखेंगे और हाइड्रोलिक लाइम की भी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे फैट लाइम जो है कलर में वाइट होता है और ये ग्रेइश होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सबऑर्डिनेट अमाउंट है इसमें, किसमें, फैट लाइम ऑफ इसी में, फैट लाइम में। और इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड विद 10 to 30% वहाँ पे क्या होगा, क्ले की होगी। स्लेक्स विग्रसली एकदम से हो जाता है, एनफ हीट इज लिबरेटेड, वहाँ पे ज़्यादा हीट आ जाती है, डेट क्रिएट हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड, वहाँ पे क्रैकिंग साउंड्स पैदा हो सकते हैं। इसमें क्या है, जेंटली ये स्लेक होती है और हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और हिसिंग और क्रैकिंग साउंड भी वहाँ पे नहीं होते। ये एक्सपैंड होता है 2 से 3 टाइम्स तक, और ये एक्सपैंड होता है 1 to 2 टाइम्स। इसी तरह से स्लेकिंग टाइम ले लेता है 3 to 4 hours फॉर फैट लाइम, एंड फॉर हाइड्रोलिक लाइम इट विल टेक 24 to 48 hours। नाउ सेटिंग, सेटिंग इन्वॉल्व्स absorption of carbon dioxide from the atmosphere resulting in calcium carbonate। इसमें फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ये धीरे धीरे हार्ड बनता जाएगा हमारा जो भी है। इट कैनॉट सेट अंडर वाटर एज इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिसिटी। अंडर वाटर ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें डबल होती है सेटिंग एक्शन। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट जो है इसमें सेट एज अ फैट लाइम का काम करता है, और क्ले जो है वो कहता है करता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट का काम। एंड सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम सिमिलर टू सीमेंट ऑन सेटिंग। तो इसी तरह से जैसे सीमेंट सेट होती है तो ये भी उसी तरह से सेट करना स्टार्ट कर देता है। इट कैन सेट अंडर वाटर, पानी के अंदर भी ये सेट होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है मोटार, सो may be used where high strength binders are not required। ठीक है, इसी तरह से क्वाइट स्ट्रॉन्ग मोटर होता है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है। सो कैन बी यूज्ड इन फाउंडेशन, इसीलिए ये फाउंडेशन वॉल्स इन प्लेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के बगैर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यूज मोस्टली किस किस काम आता है,
ये वाइट वॉशिंग के काम आते हैं, प्लास्टिंग के काम आते हैं हमारे, और मोटार का भी काम करता है, और कभी कभार हम फ्लक्स इन इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी देखा था, एंड फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं इस चीज़ से। इसी तरह से ये किस काम आता है, ये भी मोटार के लिए ही यूज़ होता है, पर जहाँ पे लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन हो फॉर अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका कुछ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट इज टेस्ट्स फॉर लाइम। अब जो हमारे पास लाइम है उसके कुछ टेस्ट्स हैं, तो वो बेसिकली आईएस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारे कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग्स हम कर लेते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पे दिए होते हैं कि भाई क्या इस रेंज से इस रेंज तक होना चाहिए, इस रेंज तक इस रेंज तक होना है, तो वो वही टेबल्स हम फॉलो करते हैं जो हमारे आईएस कोड्स में होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रेंथ है लाइम की, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, केमिकल कंपोजिशंस। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें यही देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स, एल्युमिनियम, जितने भी आयरन ऑक्साइड्स वहाँ पे, वो कंपोजिशन क्या है उनका, और उसका जो कंपोजिशन है वो वहाँ पे हमें टेबल में दिया गया है आईएस कोड में। फर्दर हम आगे देखेंगे उसको। इसी तरह से फाइननेस कितनी होनी चाहिए, फाइननेस ऑफ लाइम। हमारी जो ये लाइम है ये कितनी ग्रेन साइज, इसका कितना फिनिश्ड वाला होना चाहिए। तो ये भी कहाँ से हमें पता चलता है, ये भी हमें वहीं पे उसी पे स्पेसिफाइड लिमिट्स दिए गए हैं कितना क्या होना है, तो वो भी हमें टेबल में ही पता चलते हैं कि कितना क्या है। नेक्स्ट टेस्ट इज साउंडनेस। तो साउंडनेस टेस्ट जो है ये बेसिकली जो क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ ए लाइम होती है टू रेजिस्ट एक्सपेंशन ऑन सेटिंग। तो एक्सपेंशन रेजिस्ट करने का टाइम कहाँ पे, जबकि इसको सेटिंग का टाइम होता है, उस टाइम पे कितना ही रेजिस्ट करेगा एक्सपेंशन को, तो उस चीज़ को हम कहेंगे साउंडनेस। तो ये हमारे पास एपैरेटस है, उसका नाम है लिचेट लेयर्स एपैरेटस। तो लिचेट लेयर्स एपैरेटस में हम यूज़ करते हैं इसको। तो फिर इसकी जो क्या होते हैं, दो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। तो इन इंडिकेटर्स को देखते हैं कि हम नोट करते हैं इनका, ये जब हमने उसमें उस मोल्ड में हमने फिल कर दिया लाइम को, तो फिर देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन उन दो इंडिकेटर पॉइंट्स की कितनी है। ठीक है, 1 घंटे के बाद जब हमने उसको, फिर हम क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद उसको हम ना स्टीम बॉयलर में डाल देते हैं 3 घंटों के लिए, फिर निकाल बाहर करते हैं, और फिर से उसको हम चेक करते हैं कि उनके इंडिकेटर पॉइंट्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो नोट करेंगे। और फिर दोनों की जो पहले रीडिंग आई थी उस टाइम और दूसरी टाइम में, उनमें से डिफरेंस देखते हैं, और हमें पता चलता है कि उसमें कितना साउंडनेस है, और वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हम चेक कर लेते हैं। तो ये अपरेटस जैसा है कि ये हमारे पास साउंडनेस अपरेटस इसमें मोल्ड करता है, और ये जो है ये क्या है, ये इंडिकेटर है। तो इन्हीं दोनों की हम क्या देखते हैं, बेसिकली डिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर जब हम इसको फिल करके स्टीम में डाल के फिर से दोबारा हम इसको मिक्स करते हैं, सॉरी नोट करते हैं कि इंडिकेटर्स कहाँ पे कितने डिस्टेंस के हैं। ये यहाँ पे यही सैंपल्स डाले हुए हैं, फिर बाद में जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइम्स के हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम क्या है, जो ही हमने इस चीज़ को लाइम को प्रिपेयर किया ना, एक पेस्ट बनाया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, उस टाइम से लेके हम देखते हैं जो ये सेम पेस्ट है इसको हम फिल करते हैं किस, एक स्टैंडर्ड मोल्ड है हमारे पास, उसको कहते हैं विकट्स मोल्ड। बेसिकली ये टेस्ट जो है ये विकट्स अपैरेटस से किया जाता है, तो इसीलिए उधर एक मोल्ड है उसका नाम पड़ा है विकट्स मोल्ड। उस मोल्ड में क्या करते हैं हम, उसकी एक स्पेसिफाइड डेप्थ है, तो उसमें वो हम डाल देते हैं सारा। फिर हमारे पास एक नीडल लगी होती है, उसको वहाँ पे एक एडजस्टमेंट ऐसा है कि वो नीडल देखते हैं वो कितना पेनिट्रेट हो रही है उसके उस मोल्ड के अंदर। पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितना हो रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि वो उसमें कितना सा वो पेनिट्रेट हो रही है। पहले इनिशियल सेटिंग टाइम देखते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जो ही हमने मिलाया वगैरह उसको और उसमें डाल दिया, तो हम देखते हैं कि वो जो नीडल है उसको वहाँ पे छोड़ के मोल्ड में डाल देते हैं, और देखते हैं कि नीडल कितनी पेनिट्रेट हो रही है।
ठीक है, अप टू ए स्पेसिफाइड डेप्थ 35 mm तक, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेप्थ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम जब आता है ना, उसका फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो हमारी गेजिंग होती है उस वो विकट्स नीडल से देखते हैं कि वो कितना और ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही है जबकि वो सेट हो गई होगी। कुछ टाइम के बाद वो सेट हो गया हो ना मोल्ड, फिर हमें हमारे पास एक प्लंजर होता है, उसको देखते हैं वो कितना इंसर्ट कर रहा है उसमें। और वो वहाँ पे क्या बेसिकली अगर सेट होगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एक मार्क करेगा ऑन द सरफेस, ठीक है, मार्क करेगा ऑन द सरफेस। जैसे कि हम फिगर में देख पाएंगे इधर से, ये इस चीज़ को कहते हैं हम विकटस apparatus, ठीक है, ये नीडल है और ये हमारा मोल्ड है। इधर दिखाया गया है इस फिगर में कि ये जो है इसमें लाइम का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे वो इंसर्ट देखते हैं नीडल, और इसमें हम उसकी लेंथ हम चेक करते हैं भाई, मेजरिंग डिवाइस है हमारे पास, उससे मेजर करते हैं। तो इसी तरह से फाइनल सेटिंग टाइम ये वाला जो है इसको एडजस्ट में यहाँ पे करते हैं, फिर देखते हैं कुछ देर के बाद हम इसको एडजस्ट लगा के कि ये कितना, ये मार्क कितना करे पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये था हमारा सेटिंग टाइम। फिर है उसके बाद स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ टेस्ट भी करना है, तो स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक उस चीज़ को कहेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये क्या है कि ये हम जो है लाइम हमारे पास उसको टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सैंड होती है हमारे पास और लाइम है, उसको दोनों को सैंड और लाइम को हम एक पेस्ट बनाएंगे, मोटार बनाएंगे फॉर कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए। तो कम से कम 12 सैंपल्स लेंगे, तो वो भी होने चाहिए कम से कम क्या, क्यूब शेप में, विद साइड होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का उसमें। और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है भाई स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन से, कम से कम जो हमने ये क्यूब्स बनाए उनको 14 डेज और 8 डेज तक हम रखेंगे, और उसके बाद हम उनको वहाँ पे जब वो तैयार होके 14 18 28 डेज के आ जाएंगे, उनके पास हम स्टार्ट करेंगे उनके ऊपर क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। और वो ही एवरेज में ले लेंगे, फिर कम से कम 6 होने चाहिए स्पेसिमेंस मिनिमम, हम 6 स्पेसिमेंस पे भी कर सकते हैं। फिर एवरेज स्टैंडर्ड टेस्ट हम पता कर सकते हैं कि कितना है इसका भाई, स्ट्रेंथ टेस्ट कितनी है इसकी। और इसी तरह से जो ट्रांसवर्स टेस्ट होता है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या है, उसमें भी हम ऐसे ही स्पेसिमेन बनाएंगे और फिर 6 स्पेसिमेन कम से कम ले लेंगे उसमें। और एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर टेस्टिंग मशीन होती है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें हम जाके वो टेस्ट करते हैं कि उसमें ट्रांसफर्स टेस्टिंग देखते हैं कि भाई कितनी है। तो ये भी हमारे पास जनरली रिकमेंड की गई होती है किसके लिए, फॉर हाइड्रोलिक लाइम्स के लिए। कौन कौन सा, अगर सेटिंग टाइम भी देखेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ टेस्ट, ये दोनों देखे गए हैं कि ये फैट लाइम में नहीं किए जाते हैं। ये टेस्ट जो किए जाते हैं मोस्टली हाइड्रोलिक लाइम में किए जाते हैं, ये वाले, ये चीज़, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि हम अब टेबल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्या दिया गया है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में, जो कि हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस है, फाइननेस है, साउंडनेस है, और इसी तरह से सेटिंग टाइम या कंप्रेसिव और इवन ट्रांसफर सेटिंग से स्ट्रेंथ देखेंगे उसमें से। हाँ, तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आईएस कोड ने एक टेबल बनाया है, एक टेबल फॉर्म किया हुआ है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे देखिए कैल्शियम, जैसे कि हमें कंपोजिशंस मैंने कहा था, कंपोजिशन देखना है केमिकल कंपोजिशन कितना क्या है, तो वो यहाँ पे ये वो डिफाइन कर रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन कितना, मैग्नीशियम का कितना होना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह सिलिका, एल्यूमिना, एनहाइड्रेटेड, ऐसे। तो यहाँ पे सारी चीज़ आती है। और ये देखो केमिकल क्लासिफिकेशंस है, ABCDEF, ठीक है। इसी तरह से ये कॉलम्स है हमारे 1 2 3। तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है 60, इस तरह से इस क्लास में भी 70 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, 85%। तो इस क्लास पे हम चेकिंग करते हैं, जब हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे केमिकल कंपोजिशन क्या है उस लाइन का, और वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता रहता है वो केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे जो फाइननेस का होगा,
ये देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 2 में जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइननेस की कितनी कितनी होनी चाहिए फाइननेस। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्लासेस वैसे ही है ABCD, और फाइननेस कौन सी कितनी होनी, इसमें नील होनी चाहिए, इसमें 5 होना चाहिए, अगर रेजिड्यू बच भी जाएगा 300 माइक्रोन ISC पे होना चाहिए। तो ये सारा टेबल जो है ये हमें IS कोड ने प्रोवाइड किया है, तो इसी तरह से हम देख पाते हैं कि कौन सा कितनी फाइननेस किस की कितनी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये देख सकते हैं आप इसमें, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है वो हमने 14 डेज पे बोला था, देख सकते हैं 28 पे दे सकते हैं। देख इसी तरह से क्लासेस है कितनी होनी चाहिए 1.75 न्यूटन पर mm²। इसी तरह से दूसरे क्लास में 1.25, 28 डेज पे जाएंगे तो बढ़ जाएगी 2.8 न्यूटन पर mm²। इसी तरह यहाँ पे भी इस क्लास में 1.75 न्यूटन। इसी तरह से ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसमें एक 1, इसमें 0.7। इसी तरह से अगर हमने वो साउंडनेस का किए बोला था, साउंडनेस में देखेंगे लीचलियर अपैरेटस का, तो यहाँ पे 5 देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 5 है, 10 है। तो यही चीज़ हमें पहले से दी गई है टेबल्स में, तो हमें वही चीज़ चेक करनी है कि ये हमारे पास IS कोड की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं।